बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फ़िज़िक्स का सॉल्व करने जा रही हूँ 2004 का पेपर, ठीक है, डाउ ग्रेड में से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर टू बी स्पेयर इज। अब हमें पता है ना कि हमारे बुक्स में दिया हुआ होता है कि एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली -10 मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली -10 मीटर। लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं गया, हमसे कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं पूछी गई है, ठीक है। अगर और देखो -10 सब में दिया गया है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पता होता है सब बच्चों को कि एक मॉलिक्यूल का डायमीटर -10 मीटर होता है। अब हम इसके कैसे मालूम करेंगे? अब हमेशा याद रखना वो डीएमके का वो इस तरह होता है कि भाई हमें डायमीटर मालूम करना है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हम जो लगाएंगे ना वो ये होगा। अब ये मैंने इसलिए लगाया है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन मैंने ये फार्मूला इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये वो फार्मूला है वॉल्यूम का जो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है तो हम ये वॉल्यूम का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस वॉल्यूम को चेंज करके ना हमारे पास जो फार्मूला बनेगा डायमीटर का इससे, वो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या पुट करना है? 6 एज अ नंबर ही है, पाई की वैल्यू सबको पता होती है। मसला सिर्फ वी का है। अब वी का क्या मसला है? वी ना वॉल्यूम है। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस में 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 22.4 क्यूबिक डायमीटर, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 क्यूबिक डायमीटर है, ठीक है। अब हमें ये मालूम करना है कि 1 मोल ऑफ गैस में मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि हमें जस्ट एक मॉलिक्यूल का डायमीटर मालूम करना है, सारे मॉलिक्यूल्स का डायमीटर नहीं मालूम करना। तो ये तो मुझे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम पता है, मुझे एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना होगा कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने पढ़ा है ना कि 1 मोल चाहे एटम्स का हो, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल का हो, या चाहे किसी भी पार्टिकल्स का हो, हमें पता है कि उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यही एवोगैड्रो लॉ ही है। एवोगैड्रो लॉ यही था कि 1 मोल ऑफ गैस में, ये 1 मोल ऑफ लिक्विड या चाहे 1 मोल चाहे जो भी हो, ठीक है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। और वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है एवोगैड्रो लॉ कि 1 मोल ऑफ में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स अब मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना पता लग गया कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने। अब मुझे बस आसानी से पता लगाना है, ठीक है, कि अगर वन जिस तरह हम लिखते हैं ना कि भाई 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का अगर ये वैल्यू है तो 6 पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डायमीटर है, ठीक है। यहाँ पर होगा स्टिकियोमेट्री, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 में 22.4 क्यूबिक डायमीटर वॉल्यूम है, ठीक है, इस पार्टिकल्स का इतना डायमीटर है। ये फॉर एग्जांपल 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इक्वल्स टू 1 मोल ही हो गया ना, या 1 मोल आप इसे कहो या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कहो। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 22.4 क्यूबिक डायमीटर। तो एक पार्टिकल का कितना होगा? एक पार्टिकल यानी एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? अब आसान है इसको मालूम करना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका जब हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ये 23 ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। यानी हमें पता लग गया कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23, ठीक है। ये सारी कहानी जो हमने करी ना, ये हमने सिर्फ वॉल्यूम के लिए करी, क्योंकि फॉर्मूलाज में और सारी चीज़ें मौजूद है। 6 और पाई की वैल्यू हम सबको पता होती है। जो मसला था हमारा वो हमारा वॉल्यूम का था। तो हमने पहले क्या किया? हमने बस 1 मोल का वॉल्यूम पता लगाया, हमें मिल गया 1 मोल का वॉल्यूम। फिर हमने पता लगाया कि भाई 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो भाई अगर इतने पार्टिकल्स का इतना वॉल्यूम है तो एक पार्टिकल का कितना वॉल्यूम होगा? तो थ्रू स्टोइकियोमेट्री हमने एक पार्टिकल का या एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल दिया। अब ये वॉल्यूम इस फॉर्मूलाज में आपको पुट करना पड़ेगा
और जैसे ही आप आंसर निकालोगे आपके पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 निकलेगा, ठीक है। बस अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको बस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 मीटर आंसर लगा देना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ निकालनी थी। -10 तो हमें पता है कि डायमीटर -10 ही होता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब वहाँ पे कैलकुलेटर्स होंगे नहीं, तो आपको ये ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ करने पड़ेंगे। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। अब इसके लिए आप इतने सोल्यूशन नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला है, आपको पावर दिया है, ठीक है, आपको वोल्टेज दिया है और आपसे कह रहे हैं कि भाई करंट मालूम करो, तो बहुत ईजी है। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, P = VI, ठीक है। इस क्वेश्चन पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। विटसन स्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस मालूम करता है ये। अ प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व द लॉ इज़ नोन एज, वही कहानी है, ठीक है। आपको वही कहानी आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका आंसर है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बस ये याद करने के। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड के ना आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? ये मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये एक जगह है, एक स्पेस है, मैंने इसमें एक मैग्नेट रखा। क्या रखा मैंने? एक मैग्नेट। अब ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसी स्पेस में, तो ये जगह बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ भी नहीं है। क्या मैंने क्या बोला कि एक स्पेस लिया, मैंने एक जगह ली, उसमें मैंने एक मैग्नेट डाला। अब ये मैग्नेट जो है किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी और मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये जगह बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब मैग्नेट किस तरह अट्रैक्ट और रिपेल करेगा ना, इस तरह अट्रैक्शंस जाएंगी, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा, ठीक है, या तो इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर करेगा। तो ये क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बन गई? मैग्नेटिक लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैग्नेट है, ये अगर रिपेल कर रहा है तो कुछ इस तरह की अट्रैक्शंस जाएंगी, ठीक है, और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ इस तरह की लाइंस बनेंगी। अब ये जो, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की, इस मैग्नेट की अट्रैक्शन और रिपल्जन को हम किस तरह, जो रिपेल करता है और ये जो अट्रैक्ट करता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी एमडी कैट वाइज के थ्रू आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, एक शेप, एक डायरेक्शन, ठीक है। अब जो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ ना, तो मैग्नीट्यूड मतलब यानी कितना, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बन भी रहा है तो यानी उसका क्या मैग्नीट्यूड है। अब इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है B से, और इसके बहुत सारे नाम है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये सब नाम इस B के हैं। और व्हाट इज दिस B? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब दूसरा आता है शेप। ये जो शेप और डायरेक्शन है ना, ये हमारे सिंध बोर्ड के एमडीकेट में इतना नहीं आते, ठीक है। ये जो फेडरल वाले होते हैं ना, उनको बहुत समझाए। अब ये जो मैंने आपको बोला ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, दूसरा शेप है और तीसरा डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया। शेप जो है इट इज डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, ये कंडक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और उसमें करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना किसी भी वायर में, क्या मैंने बोला, अगर कोई चीज़ एक स्ट्रेट है ना, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट है तो उसका जो शेप होगा ना, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर एक बार मैग्नेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बार मैग्नेट है, तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो लूप या सोलिनॉइड के शेप में होगा, ठीक है। आप लूप याद कर लो, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप होगा वो होगा लूप। इसी तरह दूसरा बार प्लेटफॉर्म, दोनों में आपका लूप होगा। यानी शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसमें से करंट पास होती है। अगर स्ट्रेट वायर है, अगर कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट जो भी है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा सर्कुलर। अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसमें फिर जो वो बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, सोलिनॉइड। वैसे ये इतना आता नहीं है हमारे सिंध बोर्ड वाले में, ठीक है, लेकिन ये है कि बस बताना था। अगर आगे ज़्यादा
ज़्यादा अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। तीसरी बात है डायरेक्शन। इट इज़ डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, कर्ली राइट हैंड रूल, तो इस तरह के बहुत सारे रूल होते हैं, तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं आया, अगर क्वेश्चन आया भी इस दौरान तो फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की कहानी हो गई। अब जो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना कि भाई मैग्नेटिक लाइंस इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक लाइंस इज इक्वल टू, ये रहा आपका आंसर, बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, बी के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैग्नेटिक लाइंस से क्या मुराद है। मैग्नेटिक लाइन से यही कि एक स्पेस है, उसमें हमने मैग्नेट रखा, उससे जो अट्रैक्शन हो रही है, उससे जो रिपल्जन हो रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस किसके इक्वल है? इसी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। अब डोप सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज। अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स है क्या। सेमीकंडक्टर जो है वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल पढ़ा था ना, उस फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, ये रूम, इनकी कुछ बातें हैं कि 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये कुछ बातें सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब सेमीकंडक्टर जो है वो इंट्रिंसिक भी है, एक्सट्रिंसिक भी है, ठीक है। इंट्रिंसिक यानी प्योर, नो डोपिंग हुई है। इंस्ट्रिंसिक यानी इम्प्योर, इसमें कुछ डोपिंग हुई है। अब इसमें जो डोपिंग होती है ना, वो 5th ग्रुप की भी हो सकती है, वो 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स की भी हो सकती है। अगर इसमें जो इम्प्योरिटी है वो 5th ग्रुप से आई है तो वो एन टाइप है और उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डोनर इम्प्योरिटी होगी। अगर वो 3rd ग्रुप का एलिमेंट है तो पी टाइप, एक्सेस होल्स और एक्सेप्टरी इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये इम्प्योर हो सकते हैं। तो अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे बोला है कि भाई डोप सेमी कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज, सो दे आर, भाई हमने अभी पढ़ा ना कि जो डोप सेमी कंडक्टर्स हैं, डोप सेमी कंडक्टर्स जिनमें इम्प्योरिटी है, तो वो कौन है? वो आपके एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है अ मटीरियल कंसिस्ट ऑफ फिशनेबल आइसोटोप, इट्स कॉल्ड कूलेंट। ये भी एक बुक का ही सवाल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। अल्फा पार्टिकल व्हेन शूट अप फ्रॉम द न्यूक्लियस विद द स्पीड ऑफ, सो द आंसर इज 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मिलीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइसोबैरिक प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट, भाई आइसोबैरिक है, कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन, अब देखो परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये तो, लेकिन इन्होंने क्या मसला किया, ए और बी दोनों में सेम क्वेश्चन है, तो बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 व्हेन एंगल इज 0 एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये भी वो जो आपके बुक में पीछे वो होते हैं ना, तस्वीरें दी गई हैं, उसके लिहाज से पूछा गया है। नेचुरल अर्थ हीट इज रिफर्ड एज जियोथर्मल हीट, भाई अर्थ आ गया ना तो जियोथर्मल हीट। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द कंडीशन इज, देखो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि भाई जो आपकी सेकेंडरी टर्न्स है वो ज़्यादा है। बस इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे इनमें मैं क्या करती थी, एक चीज़ याद रखो, सिर्फ स्टेप अप याद रखो, बस स्टेप डाउन को छोड़ो। स्टेप अप में क्या है, सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा है, दूसरा खुद आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, अब 1 टेस्ला जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन एम्पियर एंड मीटर। इसके बराबर टेस्ला इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। अब किसी तरीके से भी आ सकता है, तो ये आप तीनों याद कर लो, ठीक है। जब आप न्यूटन को खोलोगे ना और आप एम्पियर को खोलोगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये अब आपका वीबर है, ठीक है, वीबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप अपने साथ लिख लो कि टेस्ला इन सारी चीज़ों के बराबर है। वैसे ये आप खुद भी निकाल सकते हो ये यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर एंड मीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द ह्यूमन एयर इज, अब ये एक याद करने का क्वेश्चन है, 7 बीट पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द लेपाले कॉम्प्रेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस, जो अकॉर्डिंग टू लेपाले, अब जो लेपाले का लो था वो बोल रहा था कि जो द कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव्स टेक प्लेस, उसका जो आंसर वो एडियाबैटिकली है। अब अगर वो आपको याद है ना, वो एडियाबैटिकली, आइसोथर्मली, आइसोबैरिकली, ये जो हम पढ़ते थे, शायद ये आपके सेकंड उसमें आएगा, सेकंड ईयर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी एंड एनर्जी, ठीक है।
सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन अ सिस्टम। ये जो इसके अभी आपके वीडियो में एक पिक्चर आ रही होगी, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, वेव की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि वेव असल में है क्या। अब मैं ज़रा आपको चलो ये तो वेव की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, एक होता है हार्ट बीट, एक होती है पल्स, ठीक है। हम बोलते हैं ना मैं पल्स चेक कर रहा हूँ, यहाँ हम बोलते हैं हम हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, तो समझो एक ही चीज़ है, पल्स एंड हार्ट बीट इज सेम थिंग, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि हार्ट बीट, फॉर एग्जांपल आप हार्ट बीट चेक कर रहे हो, और पल्स जो होता है ना वो हम आर्टरीज का चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हाथ में रख के, फॉर एग्जांपल इस तरह हम हाथ रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम हाथ पे चेक करते हैं पल्स। तो हार्ट बीट और पल्स एक ही चीज़ है, बस जब हमसे कोई अगर पूछे तो हम कहेंगे कि भाई सेम चीज़ है हार्ट बीट और पल्स, बट अगर कोई एग्जैक्टली पूछे तो हम बोलते हैं कि भाई पल्स जो है ना इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्ट बीट। जिस तरह हम आईने में अगर खुद को देखते हैं ना तो आईने में हमारा रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, इसी तरह होता है आईने में, यानी फॉर एग्जांपल जो आईने में बंदा आपको दिख रहा है और जो सामने वो तो सेम ही है, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई जो आईने में आता है वो रिफ्लेक्शन होता है हमारा, ठीक है। इसी तरह पल्स भी और हार्ट बीट का भी यही चक्कर है, ठीक है। अब एक चीज़ अब यहाँ पे ये इन्होंने बोली हुई है कि सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन अ सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि एक वेव की डेफिनेशन आ रही होगी, आपने अभी अभी पढ़ी होगी, मैंने लगाया हुआ था, ठीक है। वो बोलते हैं कि वेव जो है ना वो डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स ट्रेवलिंग इन अ सिस्टम इज कॉल्ड वेव। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोले, सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस, यानी अगर एक सिंगल पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह एक वेव बना रहा है, तो दैट इज वेव पल्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, अच्छा ये तो बी है इसका आंसर, बट जब हमारा एमडी कहता है तो ये नहीं, ये इसका चैप्टर हमें नहीं दिया गया था। अब टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन रीच एट मैक्सिमम हाइट, अब इसको थोड़ा समझना है आपको, ठीक। प्रोजेक्टाइल में ना एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2vi साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। लेकिन आपसे यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा, आपसे बोलता है कि भाई टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन रीच एट अ मैक्सिमम हाइट, हमें वो टाइम बताओ जब वो मैक्सिमम हाइट पर था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कौन सी है, ये वाली जगह है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हमें यहाँ तक का टाइम पीरियड बताना है, ना कि पूरा टाइम पीरियड बताना है। तो अब खुद आप देखो, ये पूरा टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टाइम पीरियड है, और मैक्सिमम हाइट आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो खुद पता लगाओ बीच में आ रहा है कि नहीं, यानी जो मैक्सिमम हाइट का टाइम है वो आपके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ है, ठीक है। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हाफ, तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि टाइम, वो टाइम हमसे पूछे जा रहे हैं जब हम मैक्सिमम हाइट पर थे, ये बराबर है, ये वाला टाइम पीरियड बराबर है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। अब आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है, तो बस आपने पुट कर देना है फॉर्मूले में, अपॉन 2, 2 कट जाएगा, बचा क्या, vi साइन अपॉन थीटा अपॉन जी, ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस इन विच द मैक्सिमम मोमेंटम इन विच द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह का क्वेश्चन आया था ना जिसमें एनर्जी का बोला हुआ था। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बताओ कि जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट हो, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडल, ये मेरा क्वेश्चन भी आया था। एक टेस्ला वाला क्वेश्चन भी आया था इस ईयर में से, और एक ये वाला। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इन अ स्टैंडिंग वेव इज, अभी आपको पता है ना कि ये एक वेव है, ठीक है, ये क्या है, एक वेव है, यहाँ तक ये एक वेव है, सही है। मैं आपको दूसरे पेज पे बना के देती हूँ, छोड़ो। ये क्या है, ये एक वेव है, सही है, ये क्या है, ये एक वेव है, और ये एक वेव बराबर है लैम्डा, एक लैम्डा के बराबर। अब ये हो गया आपका हाफ वेव, क्या हो गया, हाफ वेव, तो ये बराबर होगा हाफ लैम्डा के बराबर, ठीक है, सही हो गया ना, लैम्डा बाई टू के बराबर होगा, यानी हाफ लैम्डा हो गया। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इन अ स्टैंडिंग वेव, ये हो गया आपका नोड,
फिक्स पोजीशन को हम बोलते हैं, यानी जो फिक्स होता है वो होता है नोड, और ये ओपन एरिया होता है एंटी नोड. तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, यानी अब ये हमसे हाफ नहीं पूछ रहे, ये एरिया पूछ रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा λ/4. सही, ठीक है. मैंने इस तरह लिखा हुआ भी है कि भाई ये पूरा एक वेव है जो लैम्डा के बराबर में, हाफ वेव λ/2, फिर उसका भी हाफ का भी हाफ, तो दैट इज λ/4. ठीक है, ये लैम्डा, ये λ/2, ये λ/4. आपसे नोड एंड एंटी नोड का फासला पूछे, दैट इज λ/4. वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड टू इटसेल्फ, दैट इज फ्री वेक्टर. अच्छा, व्हेन टू वेक्टर्स इन अ प्लेन then their vector produce so formed is, अच्छा टू वेक्टर्स हैं आर इन द प्लेन है, और जो their vectors product so formed. अब बताओ कि दो वेक्टर्स हैं वो प्लेन में है, ठीक है, तो अगर इनके वेक्टर का प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर. टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्कुलेटिंग बॉडीज दैट इज 1/2 x02. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता है, ये निकलता भी है. इंशाल्लाह अगले अगर ईयर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह टोटल एनर्जी इस तरह कैसे निकली है. ठीक है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. देखो, अगर वो सवाल किसी बच्चे ने सही नहीं किया, ऑब्वियसली उसने इसलिए सही नहीं किया होगा क्योंकि उसको वॉल्यूम का पता ही नहीं होगा. ठीक है, तो ये सवाल भी उसका गया. ये वाला सवाल और सबसे पहला सवाल एग्जैक्ट एक ही कॉन्सेप्ट पर बने. ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 6.02 multiplied by 10⁻23 molecules per mole. In photoconductive cell, infrared radiations have wavelength of the order of 10⁻⁻6 मीटर. ये अब याद करने का क्वेश्चन है, और ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट का था. ठीक है. अब इंशाल्लाह मैं अगला पेपर भी करूँगी, और ये थोड़ा जल्दी में हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ जो MD जो फिज़िक्स होता है ना, फिज़िक्स में हम बहुत आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जाते हैं, जबकि इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते नहीं है. ऑब्वियसली वो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन देंगे नहीं, फिजिक्स में इतना टाइम होता नहीं है. तो बस फॉर्मूलाज पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बनाओ कि वो कोई ख़राब ना कर सके, और फिजिक्स इन सेकेंड से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.